Hello friends, very good morning. Welcome in Gyan Bindu Academy. Here today I am discussing plant development questions. ओके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं यहाँ से। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, कह रहा है एक्सटेंसिव मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज ऑन mRNA 156, 172, SPL gene and AP2 like genes have yielded the following functional model on the juvenile, adult and reproductive ट्रांजिशन इन अरेबिडोप्सिस, है ना। तो चार जीन्स मेनली दिया हुआ है। कौन कौन सा जीन है आपका? mRNA 156, 172 एंड SPL जीन, एंड लास्ट में क्या दिया हुआ है आपका? AP2। आपको पता है AP2 का मतलब क्या हुआ है? एपिटेला 2 लाइक जीन्स मेंशन है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि ये जो जीन्स है ये प्लांट के फेजेस को रेगुलेट करते हैं। प्लांट के फेजेस को रेगुलेट करने का मतलब, जैसे सिंपली आपको पता है कि प्लांट जर्मिनेट करेगा। अगर जर्मिनेट करेगा तो स्टार्टिंग वाला जो फेज है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जब वो थोड़ा एडल्ट लाइक सिनारियो शो करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एडल्ट फेज। और एट लास्ट जब उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग का सिनारियो आएगा, जब उसमें बड का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, तो 4 जीन्स, देयर आर 4 जीन्स। कौन कौन से हैं? mRNA 156, 172, SPL एंड AP2 लाइक जीन्स जो हैं ये आपके इन 3 फेजेस को डिसाइड कर रहे हैं। अब एक हाइपोथेटिकल ग्राफ दिया हुआ है, आपको देखना है। क्या कह रहा है आपसे? mRNA 156, mRNA 156, ध्यान से देखेंगे आप। आपसे कह रहा है कि mRNA 156 ब्लॉक कर रहा है आपके SPL जीन को। बहुत ध्यान से सुनेंगे। mRNA 156 inhibit SPL gene, right? And SPL gene act as a positive regulator of adult phase and mRNA 172, ध्यान से सुनेंगे। SPL जीन क्या कर रहा है? पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है किसको? mRNA 172 एंड एडल्ट फेज को। mRNA 172 जो है वो APT को इनहिबिट कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। mRNA 172 क्या कर रहा है? APT को AP2 को इनहिबिट कर रहा है एंड AP2 एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑफ फ्लावरिंग। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। AP2 एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑफ फ्लावरिंग। तो आपको क्या क्या देखना है? देखना, mRNA 156 SPL को ब्लॉक कर रहा है। आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि SPL एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ mRNA 172 एंड एडल्ट फेज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर SPL जीन एक्टिव होगा तब mRNA 172 एक्टिव होगा और एडल्ट फेज एक्टिव होगा। और अगर mRNA 172 एक्टिव होगा तो आपका AP2 जो है वो इनएक्टिव होगा। और AP2 क्या है? फ्लावरिंग के लिए इनहिबिटर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 172 एक्टिव तब फ्लावरिंग होगी। तो ग्राफ में ये जो हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स बने हुए हैं, इस हाइपोथेटिकल डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 156, ध्यान से सुनेंगे, MIR 156, MIR क्या है भाई? 156, MIR 156 और सॉरी MIR 156 और आपका AP2, ये दोनों क्या है? फ्लावरिंग के इनहिबिटर्स हैं। MIR 156 और AP2 ये फ्लावरिंग के इनहिबिटर्स हैं, राइट? क्या देखा हम लोगों ने कि ये फ्लावरिंग के इनहिबिटर है। कौन कौन? MIR 156 और AP2। ये दोनों अगर होगा, एक्टिव होगा, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और SPL जीन और 172 जो है ये फ्लावरिंग के पॉजिटिव रेगुलेटर है अकॉर्डिंग टू दिस पाथवे। तो ग्राफ में देखेंगे कि भाई कहने का मतलब क्या है। आपने क्या देखा कि mRNA 172 इनहिबिट फ्लावरिंग, ध्यान से सुनेंगे, इनहिबिट क्या कर रहा है? फ्लावरिंग। और AP2 ऑल्सो इनहिबिट फ्लावरिंग। ओके,
इनहिबिट फ्लावरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीक पॉइंट ये आप समझने की कोशिश करो। फिर दूसरा क्या है आपका, MIR, एक मिनट, MIR 156 act as a inhibitor. So MIR 172 and SPL gene act as a positive regulator of flowering, पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ फ्लावरिंग। तो अब ये आपके पास ये उस क्वेश्चन का कंक्लूजन निकल के आया कि भाई क्या देखा आपने, अगर 156 है, ये 156 है, अगर 156 एक्टिव देन नो फ्लावरिंग, AP2 एक्टिव नो फ्लावरिंग, बट इफ 172 and SPL gene is active then it favored flowering, right? अब आप इसके बेसिस पर ये ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है बेस्ड ऑफ दीज रिजल्ट द फॉलोइंग सिस्टमैटिक डायग्राम हैज बीन प्रपोज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन काइनेटिक्स ऑफ दीज जेनेटिक फैक्टर्स। तो ग्राफ में आपने देखना है क्या लिखा हुआ, जुवेनाइल फेज, एडल्ट फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। देयर आर 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, एडल्ट फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। इसी को और इधर लिखा हुआ है रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, क्या लिखा हुआ वाई एक्सिस पर क्या है, रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो अब आप इस चीज को जस्टिफाई करो। तो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे जैसे एडल्ट फेज की तरफ प्लांट आ रहा है, ध्यान से देखेंगे डायग्राम आप, अगर ये एडल्ट फेज की तरफ आ रहा है ऐसे, तो जीन का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर भी जीन का एक्सप्रेशन कम हो रहा है और इधर आने पे जीन का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है। तो 2 फेजेस मेनली इंपॉर्टेंट है, क्या देख रहे हैं हम लोग, सी और डी। सी और डी के बारे में अगर आप देखेंगे तो सी और डी ऐसे जीन्स हैं जो एडल्ट फेज में और रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ए और बी ऐसे जीन्स हैं जो किस फेज में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, जुवेनाइल फेज में। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपके आंसर निकल जाएंगे। तो क्या कह रहा है, ए इज 156, बी इज एसपीएल जीन, सी इज MIR 172 एंड डी इज AP2 लाइक जीन्स। आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बी एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ द फ्लावरिंग, बी एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ फ्लावरिंग। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब कह रहा है बी स्टेटमेंट में, आइए देखते हैं, कह रहा है कि MIR ने 156, क्या है, MIR ने 156, बी क्या कर रहा है 172, अगेन रॉन्ग, क्योंकि 172 एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, बी स्टेटमेंट भी गलत। सी स्टेटमेंट पे आइए फ्रेंड्स, सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए इज 172, फिर से गलत, क्योंकि आपको पता है ए 172 एक्टिवेटर है, वो इनहिबिट कैसे कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑप्शन बच रहा है वही सही है, बट आइए एक बार देख लेते हैं। ए क्या कह रहा है 156, नो डाउट करेक्ट, AP2 लाइक करेक्ट, क्योंकि AP2 इनहिबिटर है। सी क्या कह रहा है 172 करेक्ट, और डी क्या कह रहा है SPL करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब भी क्वेश्चंस आपको इस तरह से कुछ हाइपोथेटिकल पाथवे दिया हुआ हो, तो आप पहले पाथवे को प्रिडिक्ट करो, प्रॉपर क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को समझने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उठा रहा है प्लांट डेवलपमेंट का, ये आपका फोटो पीरियडिज्म वाला पार्ट है। कह रहा है द फॉलोइंग स्कीम shows the flowering status of the plant species that photoperiodism in which it grows in L for light period and D for dark period. Okay, लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, आपको एक टर्म समझना होता है, क्रिटिकल डे लेंथ, राइट। क्रिटिकल डे का मतलब अगर डे 12 आवर्स का है देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल डे। ओके, क्रिटिकल डे का मींस इफ डे लेंथ इज एग्जैक्टली 12 आवर्स देन वी कॉल्ड क्रिटिकल डे। अब आपको क्या देखना है कि अगर इस क्रिटिकल डे से डे शॉर्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, दिन 12 घंटे से कम हो गया, या इस क्रिटिकल डे से लंबा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग डे, मतलब 12 घंटे से ज्यादा है।
तो इसके अकॉर्डिंग उन प्लांट्स में जिनमें फ्लावरिंग की रिक्वायरमेंट क्रिटिकल डे से कम की लाइट की ड्यूरेशन की डिमांड होती है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और वो प्लांट जिसमें क्रिटिकल डे से ज्यादा की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। हालांकि क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक बार और आपको जानना चाहिए, जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट मैनर में फ्लावरिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। तो प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। शॉर्ट डे प्लांट, इसका मतलब फ्लावरिंग 12 घंटे से कम लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। लॉन्ग डे प्लांट मतलब फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए। और डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब लाइट इंडिपेंडेंट मैनर में फ्लावरिंग हो रही है, मतलब फ्लावरिंग इज टोटली रेगुलेटेड बाय एंडोजिनस फैक्टर इन डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा, क्वेश्चन में कुछ खास कहानी नहीं है। अब आप देखो, बोल रहा है कि लाइट का ड्यूरेशन कम है, डार्क का ड्यूरेशन ज्यादा है। ग्राफ देखिए, डार्क का ड्यूरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि रात बड़ी है दिन छोटा है, फ्लावरिंग हो रही है। मतलब समझ क्या रहे हैं आप? समझना यह है कि इसमें फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग रिक्वायर लाइट पीरियड लेस देन 12 आवर्स। ओके, 12 घंटा से कम की जरूरत है तभी फ्लावरिंग हो रही है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट। कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत आप बोलो प्लांट कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट। ओके, अब आपको क्या देखना है, सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, लाइट का ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, डार्क मतलब रात छोटी है, नो फ्लावरिंग, वो तो पहले ही पता चल गया। फिर आपसे कह रहा है नाइट ब्रेक एक्सपेरिमेंट लगाया कि लाइट इतना बड़ा है, अब हमने क्या किया, डार्क को रात को ब्रेक कर दिया, बीच में लाइट दे दिया। प्लांट 2 बजे रात में आपने लाइट दे दिया, तो 2 बजे रात में अगर आपने लाइट दे दिया तो फ्लावरिंग नहीं हुई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, लाइट था, थोड़ा देर के लिए आपने डार्क दिया, फिर लाइट दिया, फिर डार्क दिया, फ्लावरिंग नहीं हुई। लाइट डार्क इक्वल कर दिया, फ्लावरिंग नहीं हुई। लाइट को छोटा रखा, रात को बड़ा रखा, फ्लावरिंग हो गई। इसका मतलब सारे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा जो चार्ट बना हुआ है कि भाई लाइट इसमें इन तीनों में एक जैसा है, लाइट तीनों में एक जैसा, इवन 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें लाइट इक्वल है। लाइट इक्वल है, इसका मतलब सब में फ्लावरिंग होना चाहिए, लेकिन सब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग कहां पर हो रही है, जब रात बड़ी है। फ्लावरिंग कब हो रही है, जब रात बड़ी है। तो ध्यान रखना होता है, वैसे मैं आपको पढ़ाया हूं, आपके नोटबुक में है कि भाई प्लांट के फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ नहीं, नाइट लेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लॉक में, प्लांट डेवलपमेंट में, आपके नोटबुक में है कि प्लांट आइडेंटिफाई डे लेंथ बाय मॉनिटरिंग द लेंथ ऑफ नाइट। सो इफ नाइट लेंथ इज डिस्टर्ब देन देयर इज नो फ्लावरिंग। सो इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन निकालिए। बोल रहा है द स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट एंड द लेंथ ऑफ डार्क फेज डिटरमाइन फ्लावरिंग स्टेट। करेक्ट। फ्लावरिंग के लिए जरूरी क्या है, डार्क पीरियड, क्योंकि आपने देखा डायग्राम में अगर डार्क को डिस्टर्ब किया गया तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो बाकी द स्पीसीज इज लॉन्ग डे प्लांट, ये तो खत्म है, लॉन्ग डे का कोई चर्चा ही नहीं है। द स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट एंड लेंथ ऑफ द लाइट नहीं। द स्पीसीज इज लॉन्ग डे प्लांट एंड लेंथ ऑफ लाइट फेज, छोड़ो, जहां लाइट है वहां तो चर्चा ही नहीं करना है, जहां डार्क है वहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना प्लांट डेवलपमेंट में लेंथ ऑफ नाइट इज इसेंशियल फॉर द फ्लावरिंग, नॉट द लेंथ ऑफ डे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस से कह रहा है which of the following statement is wrong। क्या है, which of the following statement is wrong। तो पहला है आपका the megasporocyte develop within megasporangium of the ovule। करेक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा आर्कीस्पोरियल मदर सेल डेवलपमेंट में क्या होता है, आर्कीस्पोरियल मदर सेल। आर्कीस्पोरियल मदर सेल डिवाइड होती है तो क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं, तो वो ठीक है। सो अगेन मेगास्पोरोसाइट अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। करेक्ट भाई, ये है आपका, चाहे आप इसको मेगास्पोर मदर सेल बोलो
मदर सेल बोलिए, इसको कैपिटल लेटर में MAMC बोलते हैं, या आप इसको मेगास्पोरोसाइट बोलो, बात एक ही है। मेगास्पोरोसाइट बोलिए, बात एक ही है। अब कह रहा है इसमें मियोसिस हुआ, क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बने, बिल्कुल करेक्ट है ना, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब प्लांट डेवलपमेंट बहुत डिटेल में, अगर आपको एनसीईआरटी तक का भी कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि इस 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाते हैं? डीजनरेट कर दिए जाते हैं। 3 मेगास्पोर्स फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं? डीजनरेट कर दिए जाते हैं, वो कोई भी। तो अगर ऊपर वाला मेगास्पोर फंक्शनल तो हम लोग बोलते हैं चलाजल मेगास्पोर फंक्शनल पॉलीगोनियम टाइप एम्ब्रियो सैक, और नीचे वाला होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर वाला फंक्शनल है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट पर ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है ऑल द 4 मेगास्पोर अंडरगोज सेवरल माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। गलत बात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें से 3 क्या हो जाते हैं मित्र? डीजनरेट कर जाते हैं, और अगर 3 डीजनरेट कर जाएंगे तो कोई एक ही बचेगा। तो क्या गलत हो गया? कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी गलत है। फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, ऑल गैमेटोफाइट आर हैप्लॉइड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखो, क्योंकि उसने पूछा क्या है? रॉन्ग। तो विच वन इज रॉन्ग? सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज out of 4 megaspores only 1 megaspore is functional, in which mitosis takes place, that form a functional embryo sac. Okay, now next, from ABC model of the flowering, one of the most important topic of the plant development, मतलब मान के चलिए कि ये क्वेश्चन यहां से फिक्स है। बोल रहा है individuals and overlapping expression of the homeotic genes in adjacent whorl of the flower determine the pattern of floral organ development. In Arabidopsis mutant, floral organ distributed as follow. राइट, तो हम लोगों को पता होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि प्लांट का एंजियोस्पर्म का अगर फ्लावर है तो एंजियोस्पर्म के फ्लावर में कितने हॉर्ल होते हैं? 4. फर्स्ट हॉर्ल इज सेपल, राइट, फर्स्ट हॉर्ल इज सेपल, सेकंड हॉर्ल इज पेटल, थर्ड हॉर्ल इज स्टेमन, एंड फोर्थ हॉर्ल इज कार्पेल। ठीक, कितने हॉर्ल होते हैं? 4. सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। ओके, और कितने एबीसी जीन्स की बातें कर लेते हैं। यहीं पर मैं आपको एबीसी जीन के बारे में बता दूं, तो एबीसी जीन के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हुआ, ए जीन एंड दिस वन इज क्लास सी जीन, और इन दोनों के ऊपर कुछ इस तरह से बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं क्लास बी जीन। ओके, क्लास ए जीन, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन, 3 जीन आपको याद रखना है, ए बी सी। ओके, अब देखो आप क्या कह रहा है, क्लास ए जीन अकेले क्या बनाता है भाई? सेपल। क्लास ए जीन अकेले क्या बनाता है? सेपल। ए बी मिलके क्या बनाता है? ए प्लस बी मिलके क्या बनाएगा? पेटल। बी प्लस सी मिलके क्या बनाएगा? स्टेमन। और सी अकेले क्या बना रहा है? कार्पेल। ठीक, ए अकेले क्या बना रहा है? मतलब सेपल बनने के लिए खाली क्लास ए जीन की जरूरत है, कार्पेल बनने के लिए खाली क्लास सी जीन की जरूरत है। क्लास ए और बी मिलके क्या बनाएगा? पेटल, और बी और सी मिलके क्या बनाएगा भाई? आपका स्टेमन। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एराबिडोप्सिस म्यूटेंट पहला हॉर्ल क्या हो गया? कार्पेल, दूसरा क्या है? स्टेमन, तीसरा क्या है? स्टेमन, चौथा क्या है? कार्पेल। तो क्या नहीं बना? क्वेश्चन में कौन सा पार्ट मिसिंग है? अगर आप देखें तो कौन सा जीन मिसिंग है भाई? कौन सा पार्ट मिसिंग है? सेपल एंड पेटल इज मिसिंग। ओके, सेपल और पेटल क्या है? मिसिंग है। तो सेपल और पेटल कौन सा जीन बनाता है? ए जीन। तो कौन सा जीन मिसिंग है यहां पे? क्लास ए जीन। अब क्लास ए जीन का आपको जेनेटिक्स पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो जेनेटिक्स की अगर बातें करें हम लोग, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसे, देखिए आप ध्यान से, जेनेटिक्स आप ध्यान रखना, क्योंकि CSIR है, किसी भी तरह से आपको घुमा सकता है, और आप इतना पढ़ने के बाद अगर घूम जाए तो गलत है। तो क्लास ए जीन में हम लोगों ने क्या लिखना होता है? ए पिटेला 1 एंड ए पिटेला
2 genes. कौन कौन से जीन? एपिटेला 1 and एपिटेला 2 genes is called class A genes. क्लास B जीन को हम लोग बोलते हैं एपिटेला 3 and pistillata और क्लास C जीन इज कॉल्ड एगामस जीन. तो अगर क्वेश्चन में क्लास ए बी सी के रिगार्डिंग पूछता तो हम आंसर क्या लगाते? क्लास जीन ए. इसका मतलब क्या हुआ? जीन ए मिसिंग. लेकिन उसने जीन नहीं पूछा, डायरेक्ट जेनेटिक्स की बातें किया. तो आप इस चीज को भी ऐड कर लेंगे, जेनेटिक्स ऑफ एबीसी मॉडल. तो अब आपको क्या बोलना है भाई? कौन सा जीन मिसिंग है? या तो एपिटेला 1 मिसिंग है या एपिटेला 2 मिसिंग है. तो हम ऑप्शन में देखेंगे, एपिटेला 2 मिल गया, एपिटेला 3 पिस्टिलेटा ये सब छोड़ो, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग? ए, कि इन दिस म्यूटेंट फ्लावर कंडीशन एपिटेला 2 जीन इज मिसिंग बिकॉज एपिटेला 2 is class A gene which is directly involved in sepal and petal development. Now next one is again from ABC model. कहां से है? फिर ABC मॉडल है. आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे. जैसे मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस shown below, several genes, transcription factor एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, एगामस etc. are involved. Which of the following statement is correct? तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए, आपके क्वेश्चन निकल जाएगा. कह रहा है एपिटेला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट. मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा हूं यहां पे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर मेंशन है. एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2 इज कंसिडर्ड एज क्लास ए जीन्स व्हिच इन्वॉल्व इन सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज एगामस इज कंसिडर्ड एज अ क्लास ए जीन. तो आप फिर देखेंगे, आपको पता है कि वैसे गलत है. एगामस इज कंसिडर्ड एज क्लास सी जीन. आप यहां पर देखेंगे, एगामस इज कंसिडर्ड एज क्लास सी जीन. थर्ड ऑप्शन, एपिटेला 1 इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट. नो, नेवर. एपिटेला 1 इज इन्वॉल्व इन ओनली vegetative part of the flower development like sepal and petal development. So C statement is also incorrect statement. Now next one is apitala 3 is expressed during sepal development. apitala 3 is expressed during sepal development. अब आपको पता है apitala 3 is considered as a class B gene and sepal is controlled by only class A gene. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, है ना. आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है. बाकी और क्वेश्चंस को प्रॉपर समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जैसे कुछ ऐसे अपडेट मिले आप तक तुरंत पहुंचे. थैंक यू वेरी मच.